देखिए आज हम बात करेंगे 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध बहुत ही खतरनाक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक युद्ध के रूप में जाना जाता है 1965 का यह वार। थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था यह जानते हैं। देखो 1962 इंडो चाइना वार के दौरान जब भारत हार गया था तो पूरा दुनिया यही सोच रहा था कि भारत कमजोर हो गया है, तो पाकिस्तान भी यही सोचा भारत कमजोर हो गया, तो पाकिस्तान सोचा अच्छा मौका है, अभी के समय कश्मीर हम लोग कब्जा कर लेते हैं, कश्मीर को हम लोग अपने अंडर ले लेते हैं। क्योंकि अभी से 17 साल पहले 1965 से 17 साल पहले 1947-48 में पाकिस्तानियों को कश्मीर से रगेद के भगाया था हमारे इंडियन आर्मी ने। उसी का बदला 1962 युद्ध के बाद 1965 में पाकिस्तानी लेना चाहते थे, लेकिन इंडियन आर्मी बोला कि हम कमजोर हैं, लेकिन अब्बा है तुम्हारे, इसलिए ज्यादा भी कमजोर मत समझो। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में उस समय कोल्ड वार चल रहा था, और इसी कोल्ड वार के चलते ये जो यूनाइटेड स्टेट है और रूस है, ये उस दशक में यानी कि लगभग 1950 से 60-70 तक दोनों के बीच में भयानक कोल्ड वार चलता रहा। कोल्ड वार किसे कहते हैं? यानी युद्ध के लिए दोनों एक दूसरे को धमकी देना लेकिन युद्ध नहीं करना। तो अमेरिका चाहता था कि दक्षिणी एशिया का अधिकतर देश मेरे साथ हो, जबकि रूस चाहता था, ठीक है, जो उस समय सोवियत यूनियन था, यह चाहता था कि अधिकतर देश मेरे साथ हो। और हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चल गया और हिंदुस्तान दोस्त था रूस का। लेकिन 1965 के युद्ध में रूस ने भी भारत का सपोर्ट नहीं किया। ऐसा क्यों आगे जानते हैं, लेकिन इस समय अमेरिका और चीन खुल के सपोर्ट किया पाकिस्तान को। देखो यही है वो आयूब खान, और ये धमकी दिया भारत को कि हम भारत को तहस नहस कर देंगे, ठीक है, और भारत को पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। सबसे पहले कश्मीर कब्जा करेंगे, पंजाब कब्जा करेंगे, राजस्थान कब्जा करेंगे, यानी जितना बॉर्डर का एरिया है सब कब्जा कर लेंगे। और सीधे इसको धमकी दे दिया, ठीक है, किसको धमकी दिया? तो पता है ये बोला था कि भले अमेरिका तुम्हारा साथ दे, भले चीन तुम्हारा साथ दे, लेकिन एक बात याद रखना, भारत तलवार और एटम बम उनकी से शांत नहीं होगा, भारत झुकेगा नहीं। दम है तो टकरा के देख लेना पाकिस्तान वालों। और ऐसा हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। भले देखने में ये छोटा है, देखो कभी कभी होता है ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही हुआ था। युद्ध के अंत में क्या हुआ था पता है? हम लोग पाकिस्तान का लगभग 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हम लोग जब्त कर लिए थे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में घुस के लाहौर कब्जा कर लिए थे, फिर भी भारत को पीछे हटना पड़ा विश्व के दबाव से। ऐसा क्यों हुआ? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। और उसके बाद भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान पे हावी था, फिर भी वो अमेरिका के कहने पर और रूस के कहने पर पाकिस्तान का जमीन क्यों घुमा दिया, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलो आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान के हथियार के बारे में चर्चा करते हैं कि 1965 में भारत के पास कौन कौन से हथियार थे और पाकिस्तान के पास कौन सा हथियार था, और कौन हथियारों के दम पे ज्यादा ताकतवर था। तो देखो ये आपका देख सकते हैं कि ये हमारा इंडियन टैंक है और ये है पाकिस्तानी टैंक। उस समय पाकिस्तानी टैंक इंडियन टैंक से काफी ज्यादा मजबूत था और आधुनिक था। कैसे? तो पूरा डिटेल में जानते हैं। देखो भारत के पास 608 टैंक था, 182 सेंचुरियन टैंक थे, ठीक है, और हम लोग के पास वर्ल्ड वार 2 का बचा हुआ टैंक बचा हुआ था यहाँ पे, और कुछ आधुनिक टैंक खरीदे थे जो AMX लाइट टैंक खरीदे थे, किससे? फ्रांस से खरीदे थे, ठीक है। तो हमारे पास इतने थे, जबकि पाकिस्तान हमसे काफी मजबूत था, काफी मजबूत टैंक उनके मामले में, मिसाइल के मामले में, हर क्षेत्र में। युद्ध में अगर देखा जाए तो हथियार के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी आगे था। हमारे पास 608 टैंक थे, पाकिस्तान के पास 756 टैंक था। हमारे पास फ्रांस का दिया हुआ AMX लाइट टैंक था, उसके पास M47 और M48 टैंक था, जो उस समय पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना जाता था। और पूरा एशिया में किसी भी टैंक में दम नहीं था, किसी भी मिसाइल में दम नहीं था कि M47 और M48 को ध्वस्त कर सके।
बावजूद हमारे इंडियन आर्मी ने उसका ये सारे टैंक को ध्वस्त किया। आगे हम जानेंगे, ठीक है। और आगे जानो कि भारतीय हथियार में तोप 628 था, वो पुराने तोप थे 1945 का, ठीक है। और इसके पास 552 तोप था जो मॉडर्न था। तो भले हमारे पास ज्यादा है लेकिन इसके पास मॉडर्न था, यानी आधुनिक हथियार था, तो ये ज्यादा ताकतवर था। 309 एयरक्राफ्ट था जो ज्यादा था पाकिस्तान से हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान के पास 152 ही था। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान के पास सब चीज क्या था, आधुनिक था और खतरनाक था और अमेरिका से लिया हुआ था, और उस समय भारत का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, इतना याद रखना। अब आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान का हथियार भारत से ज्यादा मजबूत था 1965 के युद्ध में। बावजूद इंडियन आर्मी के दम, शौर्य और अदम्य साहस के कारण हम 1965 का युद्ध जीत गए थे। और ये युद्ध शुरू कैसे हुआ ये जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध शुरू क्यों हुआ था? इस जगह के वजह से। इस जगह का नाम है आपका कच्छ, रन ऑफ कच्छ, जो पड़ता है राजस्थान में एक जगह पे। रन ऑफ कच्छ पे एक बॉर्डर है जहां पे एक लाइनिंग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सरक्रिक लाइन। क्या बोलते हैं? सरक्रिक लाइन। ये सरक्रिक लाइन पे पाकिस्तान दावा करता था कि हमारा जमीन यहां तक है, ये जो हरा वाला लाइन देख रहे हैं, जबकि हिंदुस्तानियों का दावा था कि हमारा बॉर्डर यहां तक है। और इसी बॉर्डर के चलते युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान तो बहाना खोज रहा था कि कैसे हम इंडिया के अंदर हमला करें, और 1965 में भारत कमजोर था, तो यही उसको सबसे अच्छा मौका मिला कि इसके चलते विवाद है ये, चलो यही जगह से लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान यहां पे जानता था कि 96 किलोमीटर का बॉर्डर है जो राजस्थान के कच्छ जिला से पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक पड़ता है। ये विवादित हमेशा से रहा, आज भी विवादित ही है, ठीक है। और यही 96 किलोमीटर एरिया को लेने के लिए परेशान हो गया था कौन? पाकिस्तान, कि यहां पे बहुत सारा एरिया को हम कब्जा कर लेंगे अंदर घुस के। और पाकिस्तानियों ने भारत के बॉर्डर के अंदर घुसकर 18 माइल रोड बना दिया, जिससे इनको गुस्सा आ गया। लाल बहादुर शास्त्री को बोला तुम हमरे यहां घुस के रोड बनाएगा, हम बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ चौकी बनाओ, पहले चौकी बनाओ। देखो यहां भी बिहार में हमारा जब एमसीसी रहता है तो हम लोग चौकियों को बनाते हैं और एमसीसी का ठिकाना साफ करते हैं। तो वही बोला पाकिस्तानियों को साफ करना है तो चौकी बनाओ। तो वहां पे एक सरदार पोस्ट बना दिया उसी जगह पर, ठीक है। और सरदार पोस्ट मार्च 1965 में बनाया। ये सरदार पोस्ट बनाया तो बहुत सारे हिंदुस्तानी सिपाही यहां रहने लगे, जिसको देखकर पाकिस्तानियों को जलन होने लगा। और पाकिस्तानी बोला हमला करो, अब हमला करो, हिंदुस्तानियों पे समय आ गया। तो इसी मार्च के बाद 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तानियों ने प्लान करके हमला कर दिया। 3 जगह पे हमला किया इसी रन ऑफ कच्छ में। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत वो अपने ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, और 3 जगह पे हमला किया। एक जंगली चौक, दूसरा सरदार चौक, तीसरा शालीमार चौक। ये तीनों जगह पर हमला कर दिया पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान का बहुत बेजोड़ हमला था क्योंकि वो प्लानिंग से हमला किया था। तीनों पे बम, मिसाइल ये सभी मारने लगा, और भारत इस समय तैयार नहीं था। इसके वजह से वो बहुत जल्दी शालीमार चौक को अपने कब्जे में ले लिया। और यहां पे भयानक युद्ध चला था, इतना युद्ध चला था कि अप्रैल में शुरू होने वाला युद्ध जून महीना, यानी 3 महीने तक यह युद्ध चलता रहा। 3 महीने तक भारत और पाकिस्तान के बीच में यहीं पे 3 महीना शुरू में युद्ध हुआ था। 1965 में पाक पूरी तरीके से हावी रहा। फिलहाल शुरुआत के युद्ध में पाक हावी रहा। हैरोल्ड विल्सन इन्होंने बोला कि युद्ध को रुकवाया जाए, क्योंकि किसी भी देश के बीच में युद्ध है होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने युद्ध को रुकवाने के लिए आ गए, और उसके बाद जून में युद्ध को रुकवा दिया, दोनों के बीच में मध्यस्थता करा दिया। पाकिस्तान यहाँ पे हावी था। तो पाकिस्तान क्या सोचा कि युद्ध में हमको बड़ा जीत मिला है, तो पाकिस्तान लोभी था। वो मान तो गया कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, यहीं पे सीज फायर करते हैं, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। हिंदुस्तान भी मान गया और पाकिस्तान भी मान गया। 30 जून को दोनों के बीच में सीज फायर हुआ था, जून 30 को, ठीक है।
एग्रीमेंट पे साइन किया था कि रन ऑफ कच्छ युद्ध को हम रोकते हैं। 30 जून को इंग्लैंड दोनों के बीच में मध्यस्थता करा दिया, लेकिन पाकिस्तान का नजर था अब किस पे? कश्मीर पे, कि जम्मू और कश्मीर को हम कब्जा करेंगे, क्योंकि वहां तो गीदड़ भभकी दे रहा था पाकिस्तान। मेन टारगेट था इसका जम्मू कश्मीर पे। अब देख लिया अपना ताकत कि हम मजबूत है भारत से, वहां पे सिर्फ चेक कर रहा था हमको लगता है, तो चेक किया कि अब हम मजबूत हैं, ठीक है। और सोचे थे कि अब ये जो हाइट कम वाला आदमी है इसके पास सेनाओं का भी हाइट कम है, तो आयूब खान बोला अब कश्मीर पे कब्जा करो। कश्मीर पे कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर, पाकिस्तानियों ने धीरे धीरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहा और वहां पे कश्मीर मुसलमानों को भड़काने लगा कि अरे तुम लोग को भारत वाला को सुविधा देता है, हम तुमको सुविधा देंगे, तुम पूरे कश्मीर में हिंदुओं को मार मार के भगाओ। और इस तरह धीरे 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 पूरे दुनिया में हल्ला कर दिया, कौन? पाकिस्तान वाला, कि कश्मीर के मुसलमानों को इंडिया वाले परेशान कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, वहां पर मुसलमानों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जो कश्मीर का मुसलमान है वो कश्मीर को हिंदुस्तान में करना चाहता है, क्योंकि उस समय कश्मीर का संख्या जो था मुसलमानों का, कश्मीर में लगभग 80 से 85% मुसलमान था, तो वो बोल रहा था कश्मीर का मुसलमान हम लोग के साथ होना चाहता है। और इसी कारण से वो क्या किया था कि कश्मीर में दंगा करवा दिया, और दंगा करवा दिया तो पता है बहुत सारे घुसपैठ और पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर में प्रवेश कर गए थे ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत। और पाकिस्तान का जो आर्मी आता था वो ड्रेस चेंज करके आता था, वर्दी बदल के आता था, तो हमारे हिंदुस्तानी जो लोग थे, मुस्लिम लोग कश्मीर में, वो पहचान लिया, क्योंकि वो लोग जो भाषा बोलता था ना, थोड़ा बहुत भाषा इससे मिलता था, तो भाषा से पहचान लिया कि ये लोग यहाँ पे घुसपैठ करना चाहता था और पूरा कश्मीर को पाकिस्तान के अंडर लेना चाहता था। अब इंडियन आर्मी को आके बता दिया ये सारा जानकारी, इंडियन आर्मी जान जाता है और पता चलता है कि 10-20 हजार के संख्या में पाकिस्तानी सैनिक ड्रेस चेंज करके वर्दी बदल के कश्मीर में घुस गया और कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहता था, ठीक है। गजनबी, बाबर और कासिम, 3 ग्रुप वो बनाया। पहले ग्रुप का नाम रखा गजनबी, दूसरे का बाबर और तीसरे का कासिम। मुस्लिम में तो मुस्लिम में नाम न रखेगा अपने सेना का, जैसे हम लोग रखते हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब ग्रुप का नाम रखते हैं ना। वो लोग रखा गजनबी, बाबर और कासिम, और 10 गोरिल्ला यूनिट्स को छोड़ दिया कश्मीर के अंदर। और ये गोरिल्ला यूनिट्स ऐसे थे जो जंगलों में छिप छिप के आम लोगों को मारते थे, भारतीय सैनिक को मारते थे, छोड़ दिया। 5 अगस्त तक ये धीरे धीरे हावी होने लगे हिंदुस्तान पे, ठीक है। और उसके बाद 28 अगस्त आते आते पूरी तरीके से कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी और घुसपैठ भर गए थे। 28 अगस्त को जब जानकारी पहुंचा हमारे इंडियन आर्मी तक, तो प्लान करके वो लोग सभी तैयार हो गए मारने के लिए। और उसके बाद मात्र 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के हर एक आर्मी को वहां से खदेड़ खदेड़ के मारने लगा, क्योंकि कश्मीर में जो मुस्लिम था वो पाकिस्तान सोचा वो हम लोग को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो लोग बार बार आके हम लोग को बता देता था कि पाकिस्तानी आर्मी और घुसपैठ कश्मीर में है, तो इंडियन आर्मी को सब पता चल जाता था। और 3 दिन के अंदर पाकिस्तान में हाजीपीर पास करके, कश्मीर तो छोड़ो, बॉर्डर पार करके हम लोग हाजीपीर भी उसका कब्जा कर लिए। पाकिस्तान के अंदर एक जगह हाजीपीर, ठीक है, उसको भी कब्जा कर लिए। अब पाकिस्तान टेंशन में ले, हम चाह रहे थे कश्मीर लेंगे, ये उल्टे और हमारा एरिया में घुस के हाजीपीर ले लिया। 28 अगस्त 3 दिन में भारत जीत गया और कश्मीर से रगेद दिया। किसको? हाँ, पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी ने उरी, गुलमर्ग, बारामूला, पीर पंजाल और ये सभी जगह पे घुसपैठ कर रहे थे और आर्मी भर के रखे थे। इन सारे जगहों से रगेद दिया इंडियन आर्मी पाकिस्तानियों को, ठीक है। और वो लोग पंजाबी बोलता था, लेकिन हम लोग का वहां का मुसलमान पंजाबी समझ जाता था, क्योंकि बच्चे से तो पंजाबी में रहा था। देश अलग हुआ 1947-48 में, उससे पहले पूरा पंजाब प्रांत था, लाहौर भी, तो उन लोग को पता नहीं था। वो लोग समझ जाता था कि ओ तुम लोग घुसपैठ कर रहा है, बात कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हम लोग वर्दी बदल के आए हैं और हिंदुस्तानियों को तंग करेंगे और कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। हम सब समझ गए। हिंदुस्तानी आर्मी को सूचना मिला और हिंदुस्तानी आर्मियों ने 3 दिन में उसको औकात दिला दिया कि हम तुम्हारे अब्बा हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या हो गया?
फैल। अब पाकिस्तानी को यहीं पे सबसे बड़ा हार मिल गया। अब पाकिस्तानी का हौसला गिर गया, लेकिन पाकिस्तानी चोट्टा बेहुदा है, इतना जल्दी हार मानने वाला है नहीं। तो वो दूसरा ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ग्रैंड स्लैम। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में एक जगह है जिसका नाम है अखनूर। 30,000 आर्मी लेके पहुंच जाता है पाकिस्तानी यहां पे, ठीक है, और बोलता है अब हम यहां से क्या करेंगे कि अखनूर पे कब्जा करके ये लोग का लाइनें काट देंगे। किधर का? हिंदुस्तानी जो पंजाब से इधर घुसता है और कश्मीर से इधर घुसता है, यानी कि इसका लाइन जैसे हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि हिंदुस्तानी कश्मीर में घुस ही नहीं पाएगा। यही रास्ता था कश्मीर घुसने का। यहां पे एक पुल था, ठीक है, और इसी ब्रिज को ये क्या कर दिया, पाकिस्तानियों ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और यहां से जो हमारा एक ही रास्ता था जिससे हम कश्मीर घुसते थे, और यहां से हमारा इंडियन आर्मी का गाड़ी घुसना बंद हो गया। 1 सितंबर को ये लोग अखनूर पे कब्जा किया था। भोरे भोरे आंखियां मोजले मोजले पाकिस्तान पहुंच जाता है अखनूर, और भारतीय आर्मी पहले से रेडी रहता है कि आओ बेटा देख लेंगे तुमको, ठीक है। M47, M48 और इधर में MX-13 और सेंचुरियन MK-7S, इन दोनों के बीच में भयानक युद्ध चालू हो गया। इधर से हिंदुस्तान मार रहा, इधर से पाकिस्तान मार रहा, और दोनों के बीच में धड़ाधड़ टैंक से, तोप से पूरा युद्ध चालू हो गया। लेकिन उस समय M47 और M48 का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, तो भारतीय टैंक को उड़ाते जा रहा था, उड़ाते जा रहा था, उड़ाते जा रहा था, और बहुत ज्यादा तबाह और बर्बाद कर दिया था भारतीय टैंक को। क्योंकि भारतीय टैंक उस समय आधुनिक नहीं थे। एक था सिर्फ जो हम लोग लिए थे फ्रांस से, बाकी सब तो पुराना टैंक था, तो ऐसे ही उड़ा दे रहा था अमेरिका वाला टैंक, ठीक है। और उसके बाद आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 9 बजे तक अखनूर का एक जगह था जिसका नाम था झम, वो कब्जा कर लिया पाकिस्तान 9 बजे। तो उस समय यशवंत चौहान डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के 1965 में, और अर्जुन सिंह एयर मार्शल थे, JN चौधरी आर्मी चीफ जनरल थे। तीनों ने मिलकर प्लानिंग किया कि अरे झम पे कब्जा कर लिया, मात्र 7-8 घंटा में पाकिस्तान हम पे ही हो गया। तो ये जो थे अर्जुन सिंह, ये बोला हमको खाली फाइटर प्लेन का आदेश दीजिए ना, पाकिस्तान को धर के कूच देंगे। तो बोला आदेश है, डिफेंस मिनिस्टर आदेश दे दिया। ये दोनों इंडियन हवाई जहाज था उस समय, लड़ाकू विमान था। तो ये दोनों लेके भारत पहुंच जाता और धड़ाधड़ हवा से हमला करने लगता। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमला कर रहा है, तो हवा में ही हमला करने लगता है, धड़ाधड़ मारने लगता है। अब तो बारी था पाकिस्तान का, क्योंकि वो भी जवाब देता है। पाकिस्तान का F-86 सबवर्स ये अमेरिका से खरीदा हुआ था, ये भी बड़ी खतरनाक। हम तो पहले बोले कि पाकिस्तान का सब चीज उस समय खतरनाक था क्योंकि अमेरिका का था। ये भी अपना भेज दिया और दोनों के बीच में अब हवा में हमला होने लगा। बहुत खतरनाक युद्ध हुआ और पाकिस्तान अभी भी हावी पड़ा था। लेकिन जब से इंडियन आर्मी के जो वायुयान उड़ान भरा, तब से थोड़ा सा चैन का सांस लिया इंडिया, नहीं तो नीचे से तो हम लोग हमेशा पीछे हो रहे थे उससे, ठीक है। अब देखो 3 सितंबर को लाल बहादुर शास्त्री मीटिंग किया, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, मिलिट्री चीफ, उस समय जो भारत के मिलिट्री चीफ थे और कैबिनेट मंत्री थे, और सभी पे मीटिंग किया। तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर और मिलिट्री चीफ से कि ऐसा करते हैं ना कि वो लोग अखनूर पे कब्जा कर रहा और कश्मीर लेना चाहता, हम लोग उसका लाहौरे ले लेंगे। तो ये लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे कि क्या बोल रहे हैं आप। भारत आज तक किसी भी देश में अंदर घुस के कोई क्षेत्र आज तक लिया ही नहीं है, आप क्या क्या बात कर रहे हैं। तो ये बोले हाइट कम फाइट ज्यादा है मेरा, तुम क्या सोच रहे हो हमको, हम तुमको बोल रहे हैं कि पूरा लाहौर उसका कब्जा कर लो। इंडियन आर्मी जैसे ये सुना तो बोलता था ये है, तो हम सोच रहे थे कि कब आप बोले कि पाकिस्तान का कुछ एरिया कब्जा करना। आज तक पाकिस्तान हमारा कश्मीर, राजस्थान ये सब कब्जा कर रहा था। पहली बार कोई प्रधानमंत्री मिला जो बोला कि जब पाकिस्तान में घुस के उसका एरिया कब्जा कर लो। इधर इंडियन आर्मी ने यहाँ छम में ही उसको रोक दिया, छम से आगे बढ़ने, ढकेलते ढकेलते ये लोग और आगे बढ़ा तो ढकेलते ढकेलते पीछे ढकेल के पाकिस्तानी आर्मी को छम के पीछे ढकेल दिया। बोला छम तुम हमला करेगा। अब 5 सितंबर को छम में ही रुक गया, 5 सितंबर को छम से आगे नहीं बढ़ पाया। इंडियन आर्मी यहाँ पे लीड लिया और यहाँ पे भयानक युद्ध चल ही रहा था। इतने में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम फेल्ड हो गया इसका, क्योंकि छम से पीछे हट गया।
और उसके बाद उधर कश्मीर में भी कुछ नहीं मिला इसको, अखनूर से भी पीछे हटने पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लड़ाकू विमान था वो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया था। तो ये प्लान भी फेल। अब पाकिस्तान का दूसरा प्लान भी गया भैंस पानी में। ठीक है, अब देखो, अब बारी था लाहौर और सियालकोट, ये दोनों भारत अपने अंडर करता। तो ये दोनों को कब्जाने के लिए अब भारत आगे बढ़ा और पाकिस्तान इससे बेखबर था। इंडिया ऐसा थोड़ी करेगा, इंडिया वाला बड़ी शरीफ है, वो कभी किसी का घर घुस के हमला नहीं करता, किसी को कुछ लूटता नहीं है। तो हमरे घर में घुस के सामान चुरा के ले जाता था। हम लोग क्या प्लान था इधर लाल बहादुर शास्त्री का कि उसका घर का सामान नहीं चुराना, उसका पूरा घरे चुरा लेना। अब जो है इंडियन आर्मी उसका घर चुराने के लिए चल दिया, और घर चुराने के लिए चल गया। तो 6 सितंबर को रातों रात शाम के टाइम इंडियन आर्मी निकला और रात भर में पूरा लाहौर के अंदर घुस जाता रातों रात। और जब सुबह उठता आंख मोचते मोचते, अरे लाहौर सरकारी स्कूल। तो 6 तारीख को शाम को निकलता है और 7 तारीख की सुबह ये लोग लाहौर पर कब्जा कर लेता है। 15 इन्फेंट्री डिवीजन अगली सुबह भारत में लाहौर में तिरंगा लहरा देता, पाकिस्तान का तिरंगा निकाल के फेंक देता, बस ले पाकिस्तान जो, और भारत अपना तिरंगा लहरा देता है। पुलिस स्टेशन बरकी पर भी तिरंगा लहरा देता, सरकारी स्कूल में भी तिरंगा लहरा देता। ठीक है, और इसका सारा निगरानी कर रहा था निरंजन प्रसाद। निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग लाहौर घुस जाते हैं, या भारत में लाहौर में घुस गया, हमको तो पता ही नहीं है। इसका होश उड़ गया। पाकिस्तान का सभी मंत्री सोच रहा, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, अरे हम लोग तो आपको बोले थे कि नहीं घुसेगा, अब घुस गया तो क्या कर सकते हैं, संभालिए। और ये सारा स्ट्रेटेजी था भारत का, ठीक है, कि लाहौर के सभी इलाकों पे धीरे धीरे कब्जा कर लेना आगे बढ़ के। अब धीरे धीरे अनंत सिंह का नेतृत्व में इधर पूरा लाहौर पे कब्जा होने लगा। उधर इससे पहले आपने देखा कि निरंजन प्रसाद और इधर आपका अनंत सिंह, ये दोनों मिलके धीरे धीरे पाक आर्मी को पीछे ढकेलते जा रहे थे सब क्षेत्र से। उधर अखनूर से भी पीछे ढकेला, इधर से आपका लाहौर में भी धीरे 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 उसका एक एक गांव एक एक शहर कब्जा करते जा रहा। और करते करते इधर एक और सैन्य टुकड़ी लड़ रहा था, एक जगह पे युद्ध नहीं हो रहा था, उस समय बहुतों जगह पे युद्ध हो रहा था। और पाकिस्तान चोट्टा हर जगह चाहता था कि लूट ले, राजस्थान तरफ भी हमला करे, पंजाब तरफ भी हमला करे, उधर कश्मीर तरफ भी हमला करे। तो इधर डोगरी एक जगह था, ठीक है, तो डोगरी में दूसरा सैन्य टुकड़ी 6 सितंबर को लड़ रहा था, 6 सितंबर को इधर इधर बजा के रखा था, और उधर लाहौर कब्जा कर रहे थे हम कि हम लोग लाहौर नहीं जा रहे हैं। तो डोगरी बहुत जरूरी था। डोगरी एक ऐसा जगह था जहां से लाहौर और डोगरी के बीच में एक मेन रोड था, जीटी रोड। उस जीटी रोड के बीच में पूरा शासन करना चाहता था भारत, और इस जीटी रोड के बीच में जितना शहर और गांव था सबको कब्जा करने वाला था। तो डोगरी पर इधर नीचे से डोगरी और ऊपर से लाहौर, ये दोनों साइड से भारत इस पे कब्जा करना चाह रहा था, ठीक है। और पाक का कमजोर प्लान के कारण धीरे 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 युद्ध पूरा खतरनाक चला, और हम लोग डोगरी को भी कब्जा कर लिया। इधर लाहौर कब्जा में आ गया पाकिस्तान का, इधर पाकिस्तान का डोगरी कब्जा में आ गया। धीरे 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 पाकिस्तान पूरा बेचारा बौना बनते गया, ठीक है। और उसके बाद जिस समय हम लोग डोगरी कब्जा किए थे, तो पाकिस्तान का 180 सोल्जर में से, 180 सैनिक में से 138 जो है वो पकड़ के जेल में ठूस दिए। आओ आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत करेंगे यहाँ। और इधर 22 को मार दिए, 22 को युद्ध के दौरान मर गया, और 20 को जो है वो डर से भाग गया था, ठीक है। ये हुआ था। और उसके बाद उस दिन वो सारे प्रिजनर से, यानी जो कैदी थे, उससे पूछे क्या क्या प्लान है तुम्हारा, जल्दी जल्दी बता, न तो जेलवे में ठूसेंगे धर के तरह। तो तुरंत अकबका के सब उगलने लगा, 3rd डिग्री जैसे दिया, ठीक है। पाकिस्तान जैसे जाना लाहौर पे कब्जा हो गया, बड़ी टेंशन में, अब क्या करे अब क्या करे। तो लाहौर पे जल्दी वो मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत काफी अंदर घुस चुका था, ठीक है। तो वो सोचा कि अब दूसरे जगह हमला करके लाहौर से उसका दिमाग भटकाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लाहौर और डोगरी में घुस के पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाना था कश्मीर से। अब वो कश्मीर छोड़ के इधर लाहौर बचाने में लग गया। छोड़ो कश्मीर, इधर कश्मीर कब्जा करेंगे तो अरे पूरे लाहौर ले लेगा इंडिया, और लाहौर पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा जगह था, ठीक है।
7 सितंबर को दिमाग भटकाने के लिए इंडियन आर्मी को गुजरात का द्वारका टाउन पे हमला कर दिया। कौन हमला? नेवी हमला, यानी कि पानी वाले जहाज से हमला। यहां भी इंडियन आर्मी उसको कूच कूच के मारा। ठीक है, 8 सितंबर को पाकिस्तान ऑपरेशन विंडअप के तहत हमला करने आया था। कहां पे हमला करने आया? तो 2 जगह पे, एक अमृतसर और दूसरा मुनावो। मुनावाव राजस्थान का जगह था और पंजाब का जगह था अमृतसर। पाकिस्तानियों ने सोचा कि सियालकोट और लाहौर पे जब तक कब्जा करेगा वो लोग, इंडियन आर्मी को घुसा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अमृतसर और मुनावाव को घेर लेंगे, यानी राजस्थान और पंजाब को घेर लेंगे, तो वो लोग धीरे धीरे हमारा लाहौर खाली कर देगा। अब यहां दोनों जगह पे उसका प्लानिंग अलग हुआ। उसका 2 सैन्य टुकड़ी, एक सैन्य टुकड़ी पाकिस्तान का इधर से आने लगा और एक सैन्य टुकड़ी इधर से आने लगा। हम लोग सुरक्षा के लिए 15th मराठा लाइट इन्फेंट्री को आदेश दिए कि जाके तुम मुनावाव बचाओ, यानी कि मुनावाव राजस्थान का एक जगह था, वहां पे भयानक युद्ध हुआ दोनों के बीच में, भयानक युद्ध। पाकिस्तान यहां अपना पूरा ताकत झोंक दिया था। ठीक है, और अपना फाइटर प्लेन यहां पे उतारा था। और उसके बाद जब भारत का ट्रेनों से भरा हुआ आर्मी आ रहा था, ट्रेन से भरा हुआ, तो यहां पे पाकिस्तान क्या किया? इसी फाइटर प्लेन से बम गिराने लगा और पूरा ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन पर इतना बम मारा, इतना बम मारा पाकिस्तानियों वालों ने कि भारत के ट्रेन के बहुत सारे बोगी में आर्मी बैठे थे, उस आर्मी को उड़ा दिया। इसी वजह से हमारे इंडियन आर्मी वहां पहुंच नहीं पाए थे मुनावाव में, और मुनावाव कब्जा में कर लिया कौन? पाकिस्तान अपना। क्योंकि कुछ एरिया पाकिस्तान भी कब्जा किया था, लास्ट में हम बताएंगे, जैसे शुरू में बताया ना 550 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये सब इलाका कब्जा किया था। हम लोग उसका लाहौर घुसे, वो लोग इधर मुनावाव घुसा। ठीक है, अब इस 1965 का सबसे भयानक युद्ध होने लगा, क्योंकि अब दोनों काफी गुस्सा में आ गया। इधर मुनावाव कब्जा किया, उधर हम लाहौर कब्जा किए। अब दोनों आर्मी काफी खतरनाक हो गया। अब युद्ध होने वाला था ब्लड का, और इंडियन आर्मी ने याद किया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद को, याद किया सुभाष चंद्र बोस को, और कहने लगा मन ही मन, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं। अब देश के काम आएगा खून तभी जब खून गिरेगा किसी का, जब खून हम देंगे तभी आजादी आएगा, क्योंकि उस समय हमारा हिंदुस्तान गुलाम होने वाला था। पाकिस्तानी आर्मी मजबूत पड़ रहा था, पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियार था अमेरिका वाला, तो हम लोग का भारतीय सैनिक कमजोर पड़ रहा था, भारतीय हथियार कमजोर पड़ रहा था। उस समय बलिदान देने का बारी था और इंडियन आर्मी ने बलिदान दिया, और दोनों के बीच में सबसे खतरनाक टैंक युद्ध हुआ। पूरे विश्व में आज तक ऐसा टैंक वार नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, लेकिन शायद इतना खतरनाक टैंक वार नहीं हुआ था। दोनों तरफ से सैकड़ों टैंक उधर से, सैकड़ों टैंक इधर से, गोला बजा उड़ा इधर से उधर से, दोनों तरफ से। पूरा उस क्षेत्र का लगभग 50-100 किलोमीटर के अंदर का पूरा जमीन हिल रहा था, दहल रहा था। इतना भयानक टैंक, ये सैकड़ों टैंक इधर मार रहा, सैकड़ों टैंक गोला उधर से मार रहा। ठीक है, और इसकी लीड कर रहे थे इंडिया के थॉमस के त्यागराज। ये जो है भारत के टैंक को लीड कर रहे थे। तो इसके पास एक बुद्धि था, एक जगह था वहां पे जिसका नाम था खेमकरन। ठीक है, तो खेमकरन में ही ये लड़ाई हो रहा था, असल उत्तर वहीं पे। ठीक है, तो वो क्या बोला कि पाकिस्तानी तो इंडिया में घुस गया है, अब ऐसा करते हैं कि जितना दूर में पाकिस्तानी टैंक घुसा है वो थोड़ा सा इलाका ऐसा है जहां पे पानी गिरने के बाद दलदल हो जाता है, ये पूरा पानी छोड़ देता है यहाँ। अब सब टैंक पाकिस्तान का फंस जाता है पनिये में, कदवे में। अब कितनों गियर हैंडल पेडल कुछ मार रहा था, आगे बढ़िए रहा इसका टैंक। अब सब पानी में फंस गया, चेन वाला था, अब चेनवा घुमा रहा था, एक के जगह लसिया फसिया के एक के जगह बच जा रहा था, और जितना चेन घुमा रहा उतना नीचे घुसते जा रहा। अब ऐसे कर करके ये अपना दिमाग लगाया थॉमस के, और पूरा जो है लगभग सैकड़ों पाकिस्तानी टैंक गड्ढा में गिरने लगा और आगे बढ़िए नहीं पा रहा। पाकिस्तान सोचा वाह लोग के पास गजब का दिमाग है, लेकिन ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि अब्बा अब्बा होता। आगे देखो, खेमकरन पे भयानक युद्ध हुआ, और भारत का जो आर्मी है वो अभी भी कमजोर पड़ा था, क्योंकि ऊपर से तो पाकिस्तान का फाइटर प्लेन आने लगा। अरे कितना मारेंगे, उसके पास मजबूत हथियार है, ऊपर से हमला करने लगा। तो इसके पास बहुत सारे अभी जो टैंक थे वो पीछे से आ रहे थे। तो पीछे से जब टैंक आया तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल हमीद। उस
1965 में सबसे वीर आदमी हम इसको मानते हैं, जिसका नाम था अब्दुल हमीद। ये अपने शौर्य का परिचय दिया। पूरे एशिया में सुना था कि पाकिस्तानी टैंक को, जो अमेरिका द्वारा दिया गया था, पाकिस्तानी टैंक को ध्वस्त नहीं कर सकता। ये बोला दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जिसको बर्बाद नहीं किया जा सकता, सिर्फ दिमाग होना चाहिए। ठीक है, एक हाथी को भी एक चींटी बर्बाद कर सकता है उसके कान में घुस के। तो ये बोला हम कानवे में घुसेंगे, सारा टैंक का कान में घुस के उसको बर्बाद करेंगे। हर चीज का कुछ ना कुछ कमजोर विभाग होता है। तो पाकिस्तानी टैंक का पता चला कि एक कमजोर विभाग है, जहां बार बार गोला मारने से वो कमजोर हो जाता है, टैंक फट जाता है। तो ये अब्दुल हमीद सोचा कि चलो मौका अच्छा है। ये क्या किया कि एक जीप लेके आया, और जीपे पे एक छोटा सा तोप बंधल रहता है, देख रहे हैं ना, जीप पर तोप बंधल रहता है। तोप लेके आया और तोपा से यहाँ 10-20 बार मारा, एकदम सामने सामने हो गया, मार तू। ठीक है, और जैसे इसका जीप पे मारता था, आगे पीछे हट जाता था और घूम कर मारता था तोप से उसका। और ऐसे करते करते आपको विश्वास नहीं होगा, धड़ाधड़ उड़ाने लगा। पूरे एशिया में सुनाई दे रहा था कि अमेरिकन टैंक को मार नहीं सकता। शेख अब्दुल हमीद बोला कि मार नहीं सकता है, लेकिन हम हाथी के कान में घुसना जानते हैं। और हाथी के कान में घुसा और आपको विश्वास नहीं होगा, 7 पैटर्न टैंक अकेले ध्वस्त कर दिया। शेख अब्दुल हमीद वो वीर का बेटा था और भारत का वीर था, इसीलिए उसने ताकत दिखा दिया। ठीक है, 10 सितंबर तक पाकिस्तानी टैंक को ध्वस्त करते रहा। अंत में एक पाकिस्तानी टैंक का अचानक गोली आया और इसके जीप पे गिर गया और ये बेचारा शहीद हो गया। लेकिन 7 पैटर्न टैंक को अकेले उड़ा दिया था, जो एशिया का कोई भी मशीन नहीं उड़ा सकता था, अपना दिमाग से, अपना साहस से, अपना अदम्य साहस से। और इसी कारण सेना का सबसे बड़ा सम्मान इसे मिला था। आगे जानेंगे। इनको शहीद होने के बाद परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया जाता है। यह परमवीर चक्र सैन्य का सबसे बड़ा सम्मान होता है, तो इसे मिलना भी चाहिए था। शहीद होते होते इन्होंने एक चीज बता दिया कि पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद किया जा सकता है। और उसके बाद आपको पता है, मात्र 2 दिन के अंदर भारतीय सैनिक इसी का टेक्निक आजमा के 97 पैटर्न टैंक्स बर्बाद कर दिया, पर खच्चा उड़ा दिया। अभी भी वो टैंक रखल है यहाँ पे। पाकिस्तान को बोलता, फोटो खींच के भेजता है पेंट उंट करके, आओ ले जाओ, यहाँ रखल। शेख अब्दुल हमीद याद है ना, रखल आके ले जाओ। दम है पाकिस्तानियों को आके लेने का। तो देखता बेचारा लोग आते रहता, कैसे ले जाके दे। शेख अब्दुल हमीद फिर कहीं पैदा ले लिया होगा तो अभी भी डर है उसमें। ठीक है, और असल उत्तर का युद्ध में बैटल ऑफ असल उत्तर बहुत खतरनाक हुआ था। 9 सितंबर से शुरू होकर भारत मजबूत स्थिति में था। पाक सेना को खदेड़ा, बंकर को तहस नहस कर दिया। लाहौर के कई जगह में तिरंगा लहराने लगा। ठीक है, लाहौर के कई जगह में, और बरकी पुलिस स्टेशन में तो तिरंगा लहरा ही रहा था, जिससे भारतीय सेनाओं का मोराल 7वें आसमान पे था कि अब पाकिस्तानियों को उसको नानी याद दिला देंगे। उसका पैटर्न टैंक बर्बाद कर दिए। शेख अब्दुल हमीद जो सिखा के गया वो बहुत काम आ रहा है। और उसके बाद जैसे ही झंडा लहराया, पूरे हिंदुस्तान में खुशी का लहर दौड़ गया कि चलो अब हम लोग पाकिस्तान पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद सब है कब्जा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सियालकोट पर अभी भी युद्ध चल रहा था, क्योंकि सियालकोट को कब्जा करना इतना आसान नहीं था। अभी भी पाकिस्तान के पास 100-200 टैंक खत्म होने से क्या होगा, उसके पास तो हम बताए ना कितना टैंक है, बहुत ज्यादा टैंक। तो फिर तो अभी टैंक था। 10 सितंबर को भयानक युद्ध चला, लेकिन यहां पे हम लोग अब तक लगभग उसका लाहौर कब्जा कर चुके थे। 10-12 किलोमीटर बचा था उसका केंद्र तक पहुंचने में, वो पहुंच जाते। लेकिन 10 सितंबर को भारतीय सेना ने फिर से प्लानिंग किया और ये युद्ध आगे बढ़ा। ठीक है, युद्ध होता गया। खेमकरण सिंह और भूपेंद्र सिंह दोनों अब ध्यान लगाया सियालकोट पे। लाहौर तो कब्जा कर लिया, अब किस पे ध्यान था, सियालकोट का फिलोरोला नाम का एक जगह। ठीक है, और वहीं पे ये दोनों अपने अगुवाई में, तो टैंक उधर भी था, हम बोले ना उधर 100 टैंक 97 टैंक बर्बाद किया, बाकी सब टैंक इधर था। तो इधर भी लड़ाई हो रहा था, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था। लेकिन अब इंडियन आर्मी सीख गया था कि पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद कैसे करना। पूरा प्लानिंग लाहौर से आके यहाँ दे दिया सियालकोट में कि ऐसे मारो ना, हम लोग 97 को टैंक उड़ा के आए। अब्दुल हमीद सिखा के गया, यहाँ पर ही उसका पूरा टैंक उड़ने लगा और वही खेत में पानी फिर घुसा दिया। हर जगह जहां पाकिस्तानी टैंक देखता था, खेत में पानी घुसा देता था।
बस उसी में बज के चेन वाला गाड़ी फंस रहा, घुरघुरा रहा, पता नहीं चल रहा। और इस तरह से धीरे 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 इंडियन आर्मी ने हर जगह अपना वर्चस्व जमाने लगा, लाहौर में, सियालकोट में, ठीक है। उसी दौरान इनको बहुत भयानक चोट लग गया था, ठीक है। भूपेंद्र सिंह को, ये जो है, इनको बहुत भयानक चोट लग गया था युद्ध के दौरान, घायल हो गए थे। और वहां से जब इनको हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में इससे जब मिलने गए थे लाल बहादुर शास्त्री, तो इन्होंने कहा था कि हमें अफसोस है कि हम उठ के अपने देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट नहीं कर पा रहे, हमें इसका अफसोस है। हमें इसका अफसोस नहीं है कि हमको दुश्मन के द्वारा हम घायल हो गए, हमें इसका अफसोस है कि हम देश के प्रधानमंत्री को उठ के सलाम नहीं कर पा रहे। और ये बोलते बोलते बेचारा कुछ देर के बाद शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए। और उस समय खुद हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सेनाओं से जाके मिला था, ठीक है। और शहीद होने के बाद इन्हें महावीर चक्र मिला था अदम्य साहस के लिए। महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है, ठीक है। अब जो है बर्दाश्त नहीं हुआ तो यूएनओ बोला कि दोनों में सीज फायर करवा देते। इतना बड़ा टैंक युद्ध हो गया, पाकिस्तान पस्त हो रहा, तबाह हो रहा, तो अमेरिका का फिर कुछ चाल चला होगा और बोला होगा कि पाकिस्तान अब हार रहा, हमरा पाकिस्तान को पहले खूब गाली दिया अमेरिका वाला, अरे गधा तुम सब तनी तनी को तोप से पेटन टैंक उड़वा दे रहा रे। इसीलिए बोलते हैं कभी भी बंदर को नारियल नहीं देना चाहिए, तुम लोग बानर, अरे बानर। पाकिस्तान वाला बोलने लगा, क्यों बोलने लगा? क्योंकि पेटन टैंक पूरा एशिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको उड़ा नहीं सकता था, और भारत का तनी तनी को तोप जाके पेटन टैंक को उड़ा दे रहा है। अमेरिका बोला है तोरी के तुम लोग पूरा दुनिया में हमारा नाम खराब कर देगा, इतना बड़ा बड़ा तुमको पेटन टैंक दिए, तोप दिए, उसके बाद लड़ाकू विमान दिए जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, और इंडिया वाला तुमको ओखरो मार के गिरा दे रहा तनी तनी को सामान से, ठीक है। अब बताओ उसका हवाई जहाज आएगा और हम गुलेल से मार के गिरा देंगे तो पाकिस्तान को कैसा लगेगा? यूं हम शांति कराने के लिए पहुंच गए। 13 सितंबर को जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो अपने आर्मी चीफ से बात किया कि युद्ध को रोक दे, शांत होने बोल रहा है, तो बोला नहीं अभी मत रोकिए, अभी मारे दीजिए थोड़ा सा, मजा आ रहा। बोला मारने दे, ठीक है, इसको मना कर दिया, भाई यहाँ से युद्ध अभी नहीं रुकेगा, अभी हम लोग उफान पे हैं, मारने लगा। फिर अभी यहाँ इंडियन आर्मी हर जगह कब्जा करने लगा। बैटल ऑफ चवाड़ा, ये बैटल ऑफ चवाडिया पर सियालकोट और लाहौर के बीचों बीच ये जगह पड़ता था, तो ये जगह को कब्जा करना बहुत जरूरी था। यहां पाकिस्तानियों ने अपना बहुत सारा आर्मी और टैंक लगा दिया, जितना बचा था सब यहां लगा दिया कि इसको लेने नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन था। 5 दिन तक यहाँ युद्ध चलते रहा इस जगह पे, क्योंकि सबसे मेन लोकेशन था हिंदुस्तान पाकिस्तान का। इस जगह को जो जीतता वो दूसरे देश में आसानी से घुस सकता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि 20 सितंबर 1965 को फिर से यूएनओ आ गया ताकतवर तरीके से, बहुत सारा देश, दोनों देश पे दबाव डाला कि अब बंद करो युद्ध, बोल रहे तुम लोग दोनों को सुनाई नहीं दे रहा, मार रहा है एक दूसरे को, थूर रहा है, कोई मतलब हुआ? पाकिस्तान का थोपड़ा वोपड़ा सब उड़ा दिया तुम लोग। मतलब इंडियन आर्मी तो क्या करेगा कि अपना ही बच्चा है, छोड़ दो, बिगड़ गया मानते हैं, लेकिन इतना तो मारा, अब कितना मारेगा, रहने दो, अब्बा है तो क्या करेगा, परेशान कर देगा। बेटा बिगड़ता है लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। 1965 में फिर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को दबाव दिया गया और ये युद्ध के रोकने के लिए मान गए सीज फायर के लिए, ठीक है। उसके बाद आर्मी चीफ JN चौधरी बोले ठीक है, बोल रहा तो युद्ध रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान ने 550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा कर लिया था युद्ध रुकने तक, और हमारे हिंदुस्तान ने 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान 22 सितंबर को दोनों देश मान गया कि ठीक है अब हम लोग सीज फायर करेंगे। 23 सितंबर को सुबह सुबह युद्ध स्थगित हो गया, दोनों मान गया कि अब युद्ध नहीं होगा, ठीक है। भारतीय हथियार कमजोर था, पाकिस्तानी पैटर्न टैंक जो अमेरिका से लिया था वो मजबूत था। बावजूद अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया हमारे इंडियन आर्मी ने, और पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखाई, ठीक है, कि अब्बा होता है। ये सबसे बड़ा टैंक वार था पूरे विश्व इतिहास का, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे अभी भी सैकड़ों टैंक पड़ा हुआ है असल उत्तर में, जो अभी भी पाकिस्तान को बोलता है ले जाने तो नहीं ले जाता है। ये हवाई हमला के तौर पे भी सबसे खतरनाक हवाई हमला माना जाता है,
ठीक है, लड़ाकू विमान का युद्ध माना जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गए, सैनिक मारे गए। ठीक है, यहाँ पे तीनों तरह से युद्ध हुआ था। पाकिस्तान ने अपना थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों का पूरा जोर लगा दिया, बावजूद वो भारत से नहीं पार पाया। लेकिन सबसे बड़ा समस्या, ये युद्ध को कौन जीता? पाकिस्तान बोलता हम जीते, आज तक यही बोल रहा हम जीते, हिंदुस्तान बोल रहा हम जीते, लेकिन अभी आपको थोड़ा देर में पता चलेगा कौन जीता। आप बताइएगा कि ये युद्ध कौन जीता? भारत ने पाकिस्तान का 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने अंडर ले लिया, वो भी लहलहाते सरसों का खेत वाला और गेहूं वाला जमीन लिया। यानी जो हमारे पंजाब के बगल में लाहौर पड़ता है, लाहौर का इतना बड़ा एरिया हम अपने अंडर ले लिए। और ये सूखा रेगिस्तान जहां पे कांटा होता है, जहां झाड़ियां होता है, जहां पे अनाज नहीं आता, वो 550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा किया। तो कौन जीता? भारत। फिर भी आज तक मुंह फाड़ रहा पाकिस्तान के हम जीते। ऐसे भी गधा है, गधा को कितना समझाओ लेकिन गधे में रहेगा। तो और उसके बाद उसका सैकड़ों टैंक जो अमेरिका द्वारा आधुनिक तौर पे दिया गया था, उसको हम लोग ध्वस्त कर दिए, बर्बाद कर दिए, जबकि पूरा एशिया में कोई बर्बाद नहीं कर सकता था। हमारे पास पुराने टैंक थे, उसके पास नया था। लेकिन हथियार कितना भी नया हो, चलाने वाला मजबूत होना चाहिए। हमारे इंडियन आर्मी छोटा हथियार को भी ऐसा चलाता कि पाकिस्तान बौख के भाग जाता। वही चीज हुआ कि नया हथियार तो आधुनिक था, लेकिन इंडियन आर्मी उससे भी बड़ा आधुनिक है। भारतीय सेना सबसे ज्यादा आधुनिक है। वो जब मारता है तो तलवार और बंदूक और तीर, जब बंदूक का गोली खत्म हो जाता है तो बंदूक का नोखिए से घुस घुस के पाकिस्तान का 20-20 सेना को उड़ा देता है। जब तक उसके अंदर कोई भी भारतीय सैनिक जब पकड़ाता है ना, शहीद होता है ना, तो उसके अंदर 10-15 गोली से कम नहीं रहता, और पाकिस्तानी आर्मी एक के गोली में समाप्त हो जाता है। तो इसी से समझ लो आदमी कौन ज्यादा आधुनिक है? भारतीय सेना। पाकिस्तानी वाला तो एक गोली मारता 2-3 को भाग जाता, और इंडियन आर्मी एक को मारा तो अगर उधर कितनों संख्या में, अगले वीडियो में हम बताएंगे 1971 वाला युद्ध में कि 120 सेना मिलकर उन लोग को लगभग 3000 सैनिक को मार दिया था, पूरा टैंक रेजिमेंट के साथ है। लेकिन वो 1971 में बताएंगे कि उसका औकात क्या है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयूब खान दोनों चैलेंज करते रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए। और आयूब खान का जो औलाद है, नालायक औलाद सब, वो सब आज तक हल्ला कर रहा है कि कश्मीर हम लोग उस समय 1965 का युद्ध हम लोग जीत गए। अब हमको ये बताओ, ठीक है मानते हैं कि हम लोग लाहौर का उतना इलाका जीते, वो लोग हम लोग का रन ऑफ कच्छ का उतना इलाका जीता, बावजूद हम एक चीज कहना चाहते हैं कि क्या कश्मीर को कब्जा करने हम लोग गए थे? कौन आया था? पाकिस्तान। राजस्थान को कब्जा हम लोग करने गए थे? कौन आया था? पाकिस्तान। पंजाब को कब्जा करने हम लोग गए थे? कौन आया था? कुछ हासिल हुआ? तो कैसे वो जीत गया? कैसे वो चिल्लाता गधा ऐसा नहीं हम जीते हम जीते हम जीते? पागलों का भी कोई हद होना चाहिए। एक गाना निकला ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। पाकिस्तान का वही हाल है। उसको पूरा दुनिया पागल बोलता, लेकिन वो बोलता नहीं हम पागल नहीं, हमारा दिमाग थोड़ा सा खराब है। वही हाल है पाकिस्तान का। ठीक है, और उसके बाद 10 जनवरी को ताशकंद समझौता हुआ। इसका कुछ दिन बाद, 3 महीना बाद, युद्ध को समाप्त होने के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, जहां लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान गया था। ठीक है, और वहां पे युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए ताशकंद समझौता हुआ। यहां पे हम लोग मान सकते हैं पाकिस्तान हार गया, क्योंकि वो 3 जगह हमला किया और उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। कि सबसे पहले युद्ध बंदी को छोड़ दो, जो जिसका जितना जमीन लिया सब उसको वापस घुमा दो। तो भारत को कितना नुकसान हुआ? 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिए सब घुमाना पड़ गया। इसी कारण से बोला गया भारत के लाल ने भारत को बेच आया पाकिस्तान के हाथों, ऐसा सब ताना देने लगा। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन 10 ऐसा कारण था जिसके वजह से लाल बहादुर शास्त्री इस युद्ध में सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे और युद्ध को रुकवाने के लिए तैयार हो गए थे, ताशकंद समझौता के लिए तैयार हो गए थे। 10 ऐसे कारण शायद कोई नहीं जानता होगा और कोई बताता भी नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे ये 10 कारण। आर्थिक स्थिति से भारत उस समय बहुत कमजोर था। भारत में लगभग 2-3 साल से बारिश नहीं हो रहा था, स्थिति खराब था। युद्ध होने के कारण बहुत सारे अस्त्र शस्त्र खराब हो गए थे, जमीन बर्बाद हो गया था। कई जगह खेती वाले जगह पे मिसाइल गिर गिर के उस जमीन को बर्बाद कर दिया था। इस कारण से लाल बहादुर शास्त्री सोचे कि युद्ध को रोकना ही
बेहतर होगा आम लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद 3 साल में 2 बड़े बड़े युद्ध हुए। तीसरा कारण, भारत अनाज के लिए अमेरिका पर डिपेंड था और अमेरिका किसका सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तान का। इसी कारण ये बोले भी थे कि हम लोग जो है अभी अमेरिका से अनाज ले नहीं सकते, तो हम लोग को पूरा विश्व में कोई साथ नहीं दिया। यहां तक कि रूस भी क्या किया था पता है? रूस उस समय दोनों के बीच में ताशकंद समझौता करा दिया, भारत पाकिस्तान के बीच में, जबकि हम लोग चढ़े हुए थे पाकिस्तान पे। हम लोग चाहते हैं तो उस समय लाहौर के बदले कश्मीर ले सकते थे ना, लेकिन नहीं लिए। ये रूस वाला भी उस समय हमको दगा दे दिया। इसी कारण से 1971 में वो दोस्ती निभाया कि 1965 में हम तुमको धोखा दिए, लेकिन 1971 में बदला पूरा कर लिए, ठीक है। खाने पीने का दाम आसमान छूने लगा था युद्ध के कारण। डिफेंस बजट बढ़ गया था, ठीक है, यानी कि हम लोग का जो डिफेंस ज्यादा खरीदने लगे थे। पता चल गया था कि हम लोग पाकिस्तान से भी कमजोर हो गए, अपना बेटा से भी, इसीलिए हम लोग मिसाइल वगैरह खरीदने लगे। सभी कैबिनेट मंत्री सलाह दिया था इसको, लाल बहादुर शास्त्री को, कि ऐसी कर लो, सीज फायर कर लो, और बाद में मुकर गया, बाद में बोला कि देश को बेच दिया। लाल बहादुर शास्त्री क्या बेचारा का गलती था। दुनिया का कोई भी देश खुलकर भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा था, रूस भी नहीं। पाक के साथ अमेरिका, चीन था। चीन बार बार 1962 में हराया था, तो बॉर्डर पे बार बार हमला कर रहा था। इधर पाकिस्तान से लड़े कि चीन से लड़े, वो समस्या था, ठीक है। और रसिया पे हमको भरोसा था, जो मिसाइल देता था, वो भी हमको साथ नहीं दिया। उसके बाद जो हम बोले थे छवाडिया, सियालकोट का एक इलाका था जहां 5 दिन तक युद्ध चलते रहा, लेकिन भारत जीत नहीं पाया था। प्रेशर में था कि 5 दिन में भी हम उसको नहीं हरा पाए, तो ये सब प्रेशर भी था। आर्मी चीफ JN चौधरी शास्त्री को गलत आंकड़ा बताया। सबसे बड़ा कारण 1965 युद्ध में ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री को झुकने का यही कारण था कि JN चौधरी जो था उस समय आर्मी चीफ, वो बताया कि हमारे पास हथियार खत्म हो गया। और पता है उस समय हमारा सिर्फ 14% हथियार ही खत्म हो गया था, लेकिन JN चौधरी लाल बहादुर शास्त्री को झूठ बोल दिया था। इसी कारण से लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता कर लिए। 10 कारण है, लेकिन किसी को पता नहीं है। सब बोलता है देश को बेच आया, भारत के लाल ने देश को बेच आया। हथियार खत्म होने का सूचना अगर नहीं देता तो हो सकता है कि ये पीछे नहीं हटते, ठीक है। शास्त्री जी को जो गलत कहते हैं उनको पता चलना चाहिए। और इसी प्रेशर में उसी दिन, जिस दिन ताशकंद समझौता हुआ 10 तारीख को, 11 तारीख को शाम की इनका मौत हो गया, टेंशन में कि देश क्या कहेगा। उम्मीद है यह युद्ध आपको समझ में आया। अगले युद्ध में हम चर्चा करेंगे 1971 का युद्ध, जो बहुत भयानक युद्ध हुआ था। हमारे 120 सेना ने मिलकर उसके 3000 सैनिकों को टैंक रेजिमेंट के साथ पीछे ढकेल दिया था और हार का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान को। और उसी युद्ध में एक नया देश का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश, लेकिन उसका चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।